प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 की इकाई 2 में परमेय संख्याओं की तुलना इस टॉपिक को देखेंगे कि हम परमेय संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी परमेय संख्या छोटी है और कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। आइए इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि हम पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं। दोबारा से थोड़ा सा संख्या रेखा की माध्यम से ही परमेय संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं। देखिए, ये हमारे पास संख्या रेखा है, ठीक है। इसके यहाँ कहीं पर ये शून्य, इधर +1 +2 +3, बाएं पक्ष में -1 -2 -3 और इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कहीं 3/2 भी हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कहीं पर 5/2 भी हो सकता है। इसी तरीके से इधर -1/2 -3/2 और इधर कहीं नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर ये -1/2 होगा, ये होगा -3/2 और यहाँ होगा -5/2, ठीक है। अब इसमें हम किस तरीके से ये जानेंगे कि कौन सी परमेय संख्या हमारी छोटी है, कौन सी बड़ी है। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, +3 बड़ी है या -3 बड़ी है? भाई सीधी सी बात है, धनात्मक संख्याएं हमारी बड़ी होती हैं। कैसे? अगर किसी के पास 3 रुपए हैं और या हम कहें कि उस व्यक्ति के पास 3 रुपए हैं, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, उस व्यक्ति पर मेरे 3 रुपए आ रहे हैं, यानी कि -3 रुपए हैं। अगर उसके पास पहले 3 आएंगे तो वो मुझे देगा, तब उसके पास कितना होगा? 0। फिर वो अर्न करेगा, तब कहीं जाके उसके पास +3 रुपए होंगे। यानी कि हम कहते हैं कि हमारी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो पहली चीज़ हमारी तुलना करने में यही निकल के आएगी कि धनात्मक संख्याएं या धनात्मक परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं में आपकी सभी संख्याएं आ जाएंगी जो आपने अभी तक पढ़ ली हैं। धनात्मक परमेय संख्याएं ऋणात्मक परमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। ये हमारी बात निकल के आई। अच्छा, अब जरा हम 0 की तुलना कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारा 0 है। 0 हमारा -1/2 से कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और -1 से भी 0 बड़ा होगा, -3/2 से भी 0 बड़ा होगा। यानी कि संख्या रेखा पर सीधा एक नियम है, जो संख्या दोनों संख्याओं में अगर हम देखते हैं तो जो संख्या दाईं ओर होती है वह संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ लिख लें, संख्या रेखा पर जो संख्या दाईं ओर होती है वह बड़ी संख्या होती है। बहुत ही सरल सी चीज़ है, ये नियम आपको बड़ा काम का करेगा अगर दिमाग में आपके संख्या रेखा है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 और 3/2 में कौन सी बड़ी है, तो ये चित्र देख के आप साफ साफ बता देंगे दाईं तरफ कौन है? 3/2 दाईं तरफ है। 1 बाईं तरफ है तो 3/2 बड़ी है। 0 और 3/2 में कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है। अब हम कहें -1/2 और 0 में कौन बढ़ा है? तो 0 बढ़ा है, क्योंकि 0 दाईं तरफ है।
हम कहें 0 और +1 में कौन बड़ा है, तो +1 बड़ा है। -3 और -5/2 में कौन बड़ा है, तो सीधी बात है -5/2 -3 के दाईं तरफ है तो बड़ी है। हम कहें -4 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, क्योंकि -1 जो है वो -4 के दाईं ओर है। इस तरीके से हम संख्याओं की तुलना कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखिए यहाँ पर यदि दो संख्याएं हमारी, पहले नियम में क्या है, अगर दो संख्याएं दी हैं, एक धनात्मक दी है एक ऋणात्मक दी है, तो उसमें कोई भी हमारे लिए संशय नहीं होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। सीधी बात है, धनात्मक संख्या बड़ी होती है। यदि आपको संख्या रेखा दिमाग में, तब आप देख सकते हैं कि वो संख्याएं किधर को होंगी, दाईं तरफ होंगी या बाईं तरफ होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास एक जैसी संख्याएं हैं, जैसे दोनों धनात्मक संख्याएं हैं या दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हम किस तरीके से उनको जानेंगे, समझेंगे। एक जनरल नियम हम समझ लेते हैं। अच्छा, पहले चलो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं पहले पॉइंट का। यहाँ पर एक हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ये है कि 3/2 और माइनस नहीं, ऐसे लिख लो, 3/-4, इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखें 3/2 हमारे पास कैसा है, ये धनात्मक परमेय संख्या है, और यहाँ पर देखिए एक जगह ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि ये कैसी है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्या में कौन सी संख्या बड़ी होती है, धनात्मक वाली। तो इसमें हम कहेंगे कि हमारी जो 3/2 है वो इन दोनों में बड़ी है। समझ में आ गई बात। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। 1/2, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, 1/2 और -3/4 में कौन सी संख्या बड़ी है। बहुत सरल सी चीज़ है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, तो ये 1/2 बड़ी है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। 0/2 और -1/2 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ देख लें, 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये -1/2 है। तो 0 हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर ये बड़ी संख्या होगी। 0 जो है यहाँ पर, चलिए 0 के लिए एक नियम निकल के आ गया, इसे हम लिख लेते हैं और याद रखेंगे। 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है तो 0 सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। ठीक है, ये आप इस वाले नियम से समझ सकते हैं कि 0 किधर पड़ता है, दाईं तरफ पड़ता है तो बड़ा होगा, और बाईं तरफ पड़ता है तो छोटा होगा। तो ऋणात्मक संख्याओं के दाईं तरफ है इसलिए 0 बड़ा है, ऋणात्मक संख्याओं के दाईं तरफ है इसलिए बड़ा है, और धनात्मक संख्याओं के बाईं तरफ है इसलिए ये छोटा है। इस तरीके से हम यहाँ पर संख्याओं की तुलना कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखें एक उदाहरण लेते हैं हम। 4/-7 और -3/5 में कौन सी बड़ी है। उदाहरण हमारे पास है 4/-7 और -3/5 में कौन बड़ा है। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए 4/-7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/7, और ये कितना है, -3/5। ठीक,
अब दोनों देखिए ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी संख्या हमारी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो इसमें हम प्रयोग कर लेते हैं लघुत्तम विधि। लघुत्तम विधि कह लो या हर को बराबर करना, हर को बराबर करना। करना क्या होता है, दोनों संख्याओं के जो हर हैं उनका हम निकाल लेते हैं लासा। तो 7 और 5 का लासा कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो सीधे गुणा कर लेंगे। तो इनका हमें हर जो है 35 बना देना है। यहाँ हर जब 35 बनाएंगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें, 5 से। तो यहाँ हम 5 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 35, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 तियाँ 21 बटे 35। अब देखें अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। अब हमें संख्या रेखा पर जाना पड़ेगा, 0। हर तो बराबर हो गए। अब नियम क्या है, जो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी। तो अंश देखिए 0, हम इधर चलते हैं तो -1 चलेंगे, फिर -2 चलेंगे, फिर ऐसे ही चलते चलेंगे तो क्या आएगा, -20, और फिर आएगा -21, आएगा कुछ इस तरीके से। तो -20 और -21 में कौन सी संख्या बड़ी है, -20। क्यों, क्योंकि ये संख्या रेखा पर दाईं तरफ आती है। या आप सीधा सीधा याद रखें, ऋणात्मक संख्याओं में वो संख्या हम बड़ी मानते हैं जिसका अंश हमारा छोटा होता है, या ऋणात्मक संख्याओं में वो संख्या बड़ी होती है जिसका जो संख्या रेखा पर 0 की तरफ से पहले आ जाती है, ऐसे ही है, ठीक है। तो सबसे अच्छा नियम वही है, जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ आती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हमारी बड़ी हो गई, -20 बटे 35, ये इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम इनकी तुलना कर लेते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरे विधि से देखते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर विधि जो है हम दूसरी ले लेते हैं। क्या करेंगे, जैसे 4 बटे -7 है तो हमने सबसे पहले इसे सरल कर लिया, यानी 4 बटे -7 को हमने लिखा -4 बटे 7, और इधर लिख लिया -3 बटे 5, यानी हर सबसे पहले हमने धनात्मक बना लिया। उसके बाद पहली संख्या को हमने मान लिया a बटे b, और इधर दूसरी संख्या को मान लिया b बटे c। और जैसे पिछली अभ्यासों में हमने तुलना की थी परमेय संख्याओं की, कौन से नियम से, तिरछी गुणा करके, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, यानी a गुणा c, AC निकालेंगे। तो a गुणा c में कितना आएगा, -4 गुणा 5, यानी -4 पंजे 20। उसके बाद गलत हो गया भाई, a और b, और इसे मानेंगे c और d, क्योंकि ये b एक साथ नहीं हो सकता। तो ये निकलेगा हमारे पास AD। दोबारा समझ लें, पहली संख्या को a बटे b मान लिया, दूसरी संख्या को c बटे d मान लिया, और जो पिछला नियम है उसी के अनुसार देखेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो AD। तो AD -20 आ गया, फिर हमारा गुणा करेंगे BC, ये आ गया हमारे पास -21, ठीक है। अब देखिए ये जो AD है वो हम पहली संख्या की तरफ ही लिखेंगे, और BC हम दूसरी संख्या की तरफ ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये जो विधि है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको देखना क्या है, AD और BC में कौन बड़ा है, AD की वैल्यू बड़ी है या BC की वैल्यू बड़ी है। तो भाई -20 -21, -20 दाईं तरफ आता है तो -20 बड़ा है, यानी हम कहेंगे AD जो है बड़ा है BC से। देखिए नियम हमने क्या पढ़ा था कि AD अगर BC के बराबर आ जाता है तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। अब यहाँ नियम पढ़ रहे हैं, AD अगर BC से बड़ा है तो जो पहले हमने संख्या लिखी है a बटे b, वो संख्या हमारी बड़ी होगी, ये वाली, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि -4 बटे 7 बड़ी है -3 बटे 5 से।
यहाँ पर भी यही बात निकल के आई थी कि हमारे पास -4/7 क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन ये निकल के आती कि AD छोटा है BC से, तो पहले वाली संख्या यानी कि A/B जो है वो C/D वाली संख्या से छोटी है। ठीक, तो इस उदाहरण से हमें समझ में आ गया कि हम तिरछी गुणा वाली विधि को भी यहाँ पर सीधे सीधे लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन इसमें मुख्य बात यही है कि आपको सबसे पहले हर जो हैं वो धनात्मक कर लेने होंगे। यदि आप धनात्मक हर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर ये बात नहीं बनेगी। अब बात आती है संख्याओं को, अगर आपको 2 से ज़्यादा संख्याएं दे दी गई, ठीक है, और कहा गया कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कैसे करेंगे? संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा लासा वाला ही होगा। हमारे पास जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के हरों का हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम पहले उन्हें सरल करेंगे और हरों को क्या बना देंगे, धनात्मक बना देंगे। जब हमारे हर धनात्मक बन जाएंगे उसके बाद हम उनके हरों को बराबर कर लेंगे, और कितना कर लेंगे, जितना उनका लासा आ जाएगा। उसके बाद हम तुलना कर लेंगे उनमें कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। देखिए एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं, ये बुक का ही उदाहरण है यहाँ पर, और इसी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे -7/9, -5/21 और 2/-3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला स्टेप ये होगा कि हम अपने जो हर हैं, इसमें देखिए हर ऋणात्मक है, इसे हम धनात्मक बना लें। धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से गुणा करते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे ही यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अब रिज़ल्ट पता है कि हमें ये धनात्मक बनाएंगे तो कितना आएगा, यानी ये ऋण संख्या जो है हमारी, ऋण जो है वो ऊपर आ जाएगा, -2/3। अब हमें इनके जो हर हैं वो बराबर करने हैं। हर बराबर करने के लिए हम 9, 21 और 3 का लासा निकाल लेंगे। तो हम ज़रा 9, 21, 3 का लासा निकालते हैं। 9, 21 और 3 का लासा बराबर, देखिए हम यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, 9, 21 और 3। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और फिर 7 से काट लेंगे, यानी लासा कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो हमारा लासा 63 आया। जब लासा हमारे पास 63 आया, इसका मतलब हमें हर कितना बना देना है, 63। ठीक है, तो देखिए यहाँ 63 कब बनेगा, जब हम 7 से गुणा कर लेंगे। यहाँ 63 कितना बनेगा, जब हम 3 से गुणा कर लेंगे। यहाँ 63 कब बनेगा, जब हम 21 से गुणा कर लेंगे। ठीक, बात आ गई समझ में? यानी ये हो गया -49/63, ये हो गया -15/63, और ये हो गया -2 एकम 2 और 2 दूनी 4, -42/63। ठीक है, अब इसमें हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही अवरोही क्रम आप जानते हैं। आरोही का क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अवरोह क्या होता है, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो हम यहाँ पर इसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात करते हैं। देखें, सबसे बड़ी संख्या देखना चाहते हैं, -49, -15, -42। सबसे पहली चीज़, तीनों ऋणात्मक हैं। अगर इन तीनों में एक धनात्मक होती तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो सबसे पहले हम धनात्मक लिख देते। अब चूँकि सभी ऋणात्मक हैं, तो सभी ऋणात्मक में सबसे पहले कौन सी आएगी, जब हम 0 की तरफ से लिखेंगे तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी संख्या रेखा पर,
यानी -15, यानी ये सबसे बड़ी हो गई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो हमारी -15/63 है वो हमारी सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद 42 आएगी। तो इसके बाद कौन सी हो गई, -42/63। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, -49/63। क्योंकि ऋणात्मक चिन्हों में जो ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या 0 से जितनी दूर जाती है वो उतनी छोटी होती चली जाती है। तो हम देख लेते हैं इस तरीके से कि 0 के पास सबसे पहले -15, फिर -42, फिर -49। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप विचार नए नियम बन जाएंगे अपने दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर अब -15/63 को हमने क्या, सवाल में कितना था, -5/21 था। तो ये -5/21 सबसे बड़ी हो गई। अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 42/63 जो ये थी, यानी 2/-3। और अंत में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, -7/9। इस तरीके से ये आरोही क्रम हो गया। इसी पर अगर हमें अवरोही लिखना होता तो अवरोही क्रम में हमारे पास कौन सी संख्या आती, सबसे बड़ी। वही गलत हो गया मामला, ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितियाँ ये बनी हैं कि सबसे बड़ी संख्या पहले आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या जब पहले आती है तो वो कौन सा क्रम हो जाता है, अवरोही क्रम हो जाता है। और सबसे छोटी संख्या जब पहले लिखते हैं तो वो होती है हमारा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास होगी 49/63, फिर -42/63 और फिर -15/63। ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम होगा हमारा, आरोही क्रम हमारा होगा, सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे -7/9, ये हमारी सबसे छोटी हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 2/-3 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी -5/21। तो आरोही और अवरोही, आरोही क्रम में सबसे छोटी आती है और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, धन्यवाद।